समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम पूरे आरटी एक्ट को दोबारा से पढ़ेंगे। पढ़ लें क्या? रिवीजन करें, तभी तो ये धारा समझ में आएगी आपको, तभी आगे वाले रूल्स समझ में आएंगे आपको। तो एक से लेके अब तक जो हमने 37 में पढ़ा है उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें धारा 38 के तहत समुचित सरकार नियम बना सकती है। और नियम बनाने के बाद में उसने नियमावली बनाई, कौन सी? राजस्थान बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011। तो अब हम देखते हैं शुरुआत से हमने अब तक पढ़ा क्या था। सबसे पहले धारा 1 जिसके अंदर उसका नाम था, इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में, तथा ये प्रारंभ कब होगी? अलग से अधिसूचना जारी करने के बाद। कब की थी ये? 1 अप्रैल 2010। क्लियर है? फिर इसमें 2 संशोधन हुए जिसमें कहा गया कि धारा आर्टिकल 29 और 30 के अधीन रहते हुए ये आरटी अधिनियम लागू होगा। उसमें एक बात और कही गई थी कि धार्मिक संस्थाओं के ऊपर जिसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है विशेष रूप से, उनमें यह अधिनियम लागू नहीं होगा, जैसे मदरसे तथा वैदिक पाठशालाएं। फिर धारा 2 में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। 4-5 परिभाषाएं ऐसी थी जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें एक कैपिटेशन शुल्क की परिभाषा थी। ऐसा कोई भी राशि, शुल्क, भुगतान या किसी भी प्रकार की सहायता जो निर्धारित फीस के अतिरिक्त हो। एक हमने उसके अंदर असुविधाग्रस्त समूह के बालक के बारे में पढ़ा, जिसमें केंद्र सरकार ने SC, ST, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बालक या समुचित सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा बालक जो निर्धारित किया गया हो, जो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई या लिंग के आधार पर या किसी अन्य कारक के आधार पर अधिसूचना के द्वारा समुचित सरकार के द्वारा निर्धारित किया है। 2012 में संशोधन होने के बाद में इसमें एक बालक और जोड़ा गया। कौन सा? निःशक्त बालक। निःशक्त बालक को जोड़ा गया था 2012 के संशोधन के द्वारा। राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें 8 प्रकार के बालकों को असुविधाग्रस्त समूह में रखा था। 4 बालक वही है जो वहां बात कर रखी है, SC, ST, OBC तथा SBC जिनकी आय की सीमा 2.5 लाख से कम है, तथा निःशक्त बालक। इसके अलावा उन्होंने अनाथ बालक या युद्ध विधवा का बालक या BPL माता पिता के बच्चे या HIV या कैंसर से पीड़ित बालक या HIV व कैंसर से पीड़ित बालक माता पिता के बालक, इनको रखा था। फिर हमने विद्यालय की बात की। विद्यालय कितने प्रकार के थे? 4। विद्यालय 2 and 1 के अंदर कौन सा था? सरकारी। 2 में अनुदानित। अनुदानित का मतलब किस पे अनुदान? आवर्ती खर्चे पर अनुदान। उसके बाद में खास श्रेणी का विद्यालय, जैसे KVS, नवोदय, ये सब कौन से हैं? खास श्रेणी के विद्यालय। उसके बाद में निजी विद्यालय जिन्हें किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं है। हमने स्क्रीनिंग प्रोसीजर की बात की। ऐसी कोई भी प्रोसीजर जो रैंडम प्रोसीजर के अतिरिक्त अपनाई गई है बच्चों को किसी दूसरे बच्चे पर वरीयता प्रदान करने के लिए, प्रवेश के लिए। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो परिभाषाओं में हमने पढ़ी। उसके बाद में हमारे आई थी धारा 3। धारा 3 यानी कि अध्याय 2 में है बालकों के शिक्षा का अधिकार। तो धारा 3 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या है? इसमें हमने कहा कि आस पड़ोस की स्कूल में बच्चा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेगा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक। आस पड़ोस की अवधारणा कहाँ से लेकर आए थे? कोठारी आयोग से। इसी में निःशुल्क का मतलब हमने देखा था कि कोई भी बालक कोई भी ऐसी फीस के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसको प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकता है। इसमें एक बात और कही कि 2012 में संशोधन के द्वारा कि 2 प्रकार के बालक ऐसे हैं जिसमें बहु निःशक्त बालक या गंभीर निःशक्त बालक, मल्टीपल डिसेबल या सीवियर डिसेबल बालक को घर आधारित शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। धारा 4 के अंदर हमने देखा प्रवेश का अधिकार था। बच्चा यदि स्कूल में नहीं आया है या बच्चा यदि आने के बाद में किसी वजह से छोड़ के वापस फिर आ रहा है तो उनका प्रवेश किसके आधार पर होगा? आयु के आधार पर प्रवेशित बच्चे को यदि जरूरत होगी तो क्या प्रदान किया जाएगा? विशेष प्रशिक्षण। और विशेष प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया जाएगा? उसके लिए राज्य सरकार अलग से नियम बनाएगी। तो पहली बात क्या है? धारा
4। और धारा 4 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है? विशेष प्रशिक्षण। और ये विशेष प्रशिक्षण कैसे प्रदान होगा, इसके लिए क्या बनाएंगे? नियम। और ये नियम कहाँ बनाएंगे? नियमावली में। तो धारा 38 के तहत पहली शक्ति किस में मिली है? धारा 4 में। क्लियर है? धारा 4 के बाद हम धारा 5 में पहुंचे थे। स्थानांतरण का अधिकार मिला था। यदि कोई बालक यदि किसी विद्यालय में पढ़ रहा है, उस विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, या बालक एक राज्य से दूसरे राज्य में या अपने ही राज्य में किसी दूसरी जगह पर किसी भी वजह से जा रहा है, तो उसे 2 प्रकार के विद्यालयों में स्थानांतरण का जो अधिकार मिलेगा। निजी विद्यालयों में इस प्रकार के स्थानांतरण के अधिकार की बात नहीं है, ना ही खास श्रेणी के विद्यालयों के लिए है। स्थानांतरण के अधिकार के तहत उसको टीसी प्रदान की जाएगी। नहीं प्रदान की है तो सेवा नियमों के तहत कार्रवाई होगी। टीसी नहीं मिलने पर भी उसको प्रवेश से मना नहीं कर सकते। क्लियर? यहां हमारा अध्याय 2 पूरा हुआ था। फिर हम अध्याय 3 में पहुंचे। अध्याय 3 किसका था? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। ठीक है? इसके अंदर कहां से शुरू हो रही थी? धारा 6 में क्या निर्धारित किया गया था? विद्यालय आसपास के क्षेत्र में स्थापित करना है। आसपास के क्षेत्र की सीमा क्या होगी, ये कौन तय करेगा? समुचित सरकार। किसके तहत? नियमों के तहत। तो क्या हो गया? धारा 6। धारा 6 में आसपास के क्षेत्र की बातचीत क्या है, इसके बारे में नियम बनाएंगे। आ रही है ना चीज समझ में? ऐसी कैसी रूल्स चलेंगे आपके बिल्कुल। धारा 6 के बाद में हम पहुंचे थे धारा 7 में। धारा 7 में क्या थी? वित्तीय उत्तरदायित्व की सीमा। केंद्र और राज्य सरकार का समवर्ती उत्तरदायित्व होगा। केंद्र और राज्य सरकार जब उत्तरदायित्व निभाएंगे, उसके लिए आपस में सलाह करके वित्त को बांटेंगे, जिसमें हमने 60:40 की बात की थी। यदि जरूरत पड़ती है किसी राज्य को अतिरिक्त संसाधन, तो केंद्र 283D के तहत वित्त आयोग से इस प्रकार की अनुशंसा कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी, चाहे उसको ऊपर वाले अधिनियम उपबंधों के तहत उसको पैसा मिल रहा है या उसको कहीं से भी पैसा मिल रहा है, वो इस एक्ट को लागू करे। केंद्र सरकार को 3 प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करना, ऐसे शैक्षणिक प्राधिकारी के द्वारा जो 29(1) के तहत घोषित है, और वो कौन है? NCERT। दूसरी है कि विद्यालय में जो शिक्षक आएंगे, उन शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानक का निर्धारण करेगी। तो प्रशिक्षण के मानकों की बात कौन कर रही है? केंद्र सरकार। प्रशिक्षण की सुविधा कौन प्रदान करेगी? समुचित सरकार। ठीक है? और तीसरा था किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करना। धारा 7 के बाद हम धारा 8 में आए थे, जहां समुचित सरकार के विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों की बात की, जिसमें एक कर्तव्य भी था कि शिक्षकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। मानक तैयार करेगी केंद्र सरकार, प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी समुचित सरकार। धारा 8 के बाद धारा 9 में हमने स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों की बात कही है। स्थानीय प्राधिकारी में वो सारे कर्तव्य थे जो समुचित सरकार के थे, लेकिन एक कर्तव्य अतिरिक्त था। उस अतिरिक्त कर्तव्य, विशेष रूप से अतिरिक्त था वो एक कर्तव्य, और वो क्या था कि 14 साल के बालकों के लिए जितने भी उस स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में 14 वर्ष के बच्चे रहते हैं, उनका रिकॉर्ड वो संधारित करेगा। याद है? तो रिकॉर्ड संधारित करने की रीति क्या होगी, यानी कि धारा 9 और 9 में कौन सी बात आ गई? रिकॉर्ड संधारित करने की रीति। इसके ऊपर नियम बनेंगे नियमावली में। बात क्लियर है? धारा 9 के बाद में हम पहुंचे थे धारा 10 में। किसके कर्तव्य? माता पिता के। क्या धारा 11 में क्या प्रदान करेंगे? प्री स्कूल एजुकेशन। यहां पे हमारा अध्याय 3 पूरा हो गया था। फिर हम आए थे अध्याय 4 में। अध्याय 4 किसका है? विद्यालय तथा शिक्षकों का उत्तरदायित्व। सबसे पहले विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा निर्धारित की थी कौन से में? धारा 12 में, कि किस प्रकार के विद्यालय कैसे शिक्षा देंगे। यदि सरकारी विद्यालय है तो क्या देंगे? निःशुल्क शिक्षा। यदि अनुदानित विद्यालय है तो क्या देंगे? आवर्ती खर्चों के अनुपात में निःशुल्क शिक्षा। और लेकिन यदि कोई निजी या खास श्रेणी का विद्यालय है तो वो अपनी उस कक्षा की कुल संख्या के 25% में कौन से बालक? असुविधाग्रस्त तथा निर्बल समूह के बालकों को, कहाँ के? आसपास के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन यदि किसी स्कूल में प्री स्कूल एजुकेशन की व्यवस्था है तो वो वहां पर भी निःशुल्क प्रवेश देगा।
अब इनकी प्रतिपूर्ति की बात थी। प्रतिपूर्ति में दो प्रकार के प्रावधान थे। नंबर 1, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय जो निर्धारित किया गया है वो, और नंबर 2, स्कूल द्वारा होने वाला वास्तविक व्यय, और उन दोनों में होने वाला जो न्यूनतम है उसके आधार पर प्रतिपूर्ति। लेकिन यदि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का प्रति बालक व्यय और कम है तो उसके हिसाब से प्रतिपूर्ति होगी। अब ये प्रति बालक व्यय की सीमा क्या होगी, ये निर्धारित कौन करेगा? समुचित सरकार। तो यहां पे क्या हो गया? धारा 12 प्रतिपूर्ति की बात करेंगे। आसपास का क्षेत्र वगैरह की जो बात हो रखी है ना, उसकी बात करेंगे। ये सब चीजें हम रूल्स के अंदर निर्धारित करेंगे। क्लियर है? फिर कहाँ आए थे? धारा 13 में कैपिटेशन शुल्क लेंगे तो कितना गुना? 10 गुना। अनुवीक्षण प्रक्रिया में रखेंगे तो 25,000, दूसरी बार तो 50,000। फिर धारा कहाँ पहुंचे थे? 14, प्रवेश के लिए आयु का सबूत। आयु के सबूत के लिए कौन सा था? 1886 का अधिनियम, विवाह, जन्म, मृत्यु व विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1886। लेकिन उसके अतिरिक्त यदि राज्य सरकार कोई आयु के सबूत के दस्तावेज निर्धारित करेंगे तो उसके आधार पर भी होगा। तो यहाँ पे कौन सी आ गई? धारा 14। और धारा 14 में क्या करेंगे? आयु के सबूत के दस्तावेज, यहां नियम बनाने की शक्ति होगी। ठीक है? फिर कहां पहुंचे थे? धारा 15 में, याद आ रहा है? 15 में क्या है? प्रवेश से इनकार नहीं। प्रवेश से इनकार नहीं के अंदर शैक्षणिक सत्र में कोई भी आ रहा है उसको प्रवेश देंगे, लेकिन यदि राज्य सरकार ने चाहा कि इतनी विस्तारित अवधि तक प्रवेश दिया जाएगा तो वो विस्तारित अवधि तय करेगी। और ये विस्तारित अवधि कहां तय करेगी? नियमों में। तो धारा 15 में प्रवेश के लिए क्या थी? विस्तारित अवधि। प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि होगी। इसमें एक बात और कही गई थी, समुचित सरकार जो बच्चा बाद में प्रवेश कर रहा है उसको किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा ये भी तय करेगी। थी ये दोनों चीजें हम वहां तय करेंगे। धारा 15 के बाद में कहां पहुंचे थे हम? धारा 16 में। प्रवेश होने के बाद धारा 16 में पहुंचे थे। धारा 16 में रोकने और निष्कासन का उसमें प्रतिषेध था। रोकने पर प्रतिषेध को 2019 में संशोधित किया गया। 16(1) में यह बोला गया था कि कक्षा 5 व कक्षा 8 की नियमित कक्षाएं होगी, लेकिन 16(2) में बोला गया कि उनकी जो नियमित कक्षाओं में यदि परीक्षाओं में यदि वो फेल हो गया तो उसको दोबारा से पुनः परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। 16(3) में पुनः परीक्षा में फेल होने की स्थिति में भी उसको रोकने का प्रावधान किया गया, लेकिन यदि समुचित सरकार चाहे तो वो किसी भी कक्षा में बालक को बिना रोके उसको प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवा सकता है। तो समुचित सरकार किस प्रकार से किसी बालक को रोकेगा नहीं रोकेगा ये तय करेगा खुद। तो यहाँ कौन सी धारा आ गई? 16(3). ये समुचित सरकार नियम बनाएगी कि बालक को रोकना है या नहीं है। यदि रोकना है तो किस विधि से रोकना है। हो गया? 16(4) में कोई क्वेश्चन नहीं? 16(4) में था कि बच्चे को रोक सकते हैं लेकिन किसी भी सूरत में किसी भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित नहीं कर सकते। फिर 17 में हमने देखा था कि किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देंगे। और धारा 18 में जब हम आए तो हमने देखा विद्यालय को मान्यता प्राप्त करनी होगी। मान्यता एक अधिकृत अधिकारी प्रदान करेगा। यदि कोई विद्यालय मान्यता पूरी नहीं करता है, मानक की सूची पूरी नहीं करता है या अधिकृत अधिकारी को लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वो एक लिखित आदेश के द्वारा मान्यता वापस ले सकता है। उसके अंदर ये भी था मान्यता वापस लेने के बाद की तारीख से यदि विद्यालय चालू रहता है तो उसके ऊपर जुर्माना कितने का? 1 लाख का। और यदि हमेशा चालू रह रहा है तो प्रतिदिन 10,000। यहां पे इस धारा 18 के तहत उस विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के क्या तरीके होंगे, क्या विधि होगी, और मान्यता वापस लेने के क्या तरीके होंगे, क्या विधि होगी, ये समुचित सरकार क्या बना के तैयार करेगी? रूल्स बना के। क्लियर? तो रूल्स फिर कहां बन गए? धारा 18 में 2 जगह। धारा 19 के अंदर हमने देखा कि 3 वर्ष के भीतर किसी भी विद्यालय को वो मान या मानक पूरे करने होंगे। यदि नहीं करता है तो उसकी मान्यता वापस ले सकते हैं। लेने के बाद में वही प्रावधान है जो धारा 18 में है। धारा 20 में केंद्र सरकार अनुसूची में परिवर्तन कर सकता है। 2022 में जो अनुसूची में परिवर्तन अभी भी हुए हैं उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे।
फिर धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कुछ योग्यताएं निर्धारित करता है, और वो योग्यताएं कौन करता है? एक ऐसा शैक्षणिक प्राधिकारी जिसे केंद्र सरकार घोषित करे। केंद्र सरकार ने किसको घोषित किया है? एनसीटीई। एनसीटीई ने कह दिया कि आपको ये मान्यताएं प्रदान प्राप्त करनी है, लेकिन चूंकि शिक्षक कम हैं, शैक्षणिक संस्थाएं कम हैं जो अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करे, इसलिए केंद्र सरकार ने कितने साल की छूट दी? इसमें संशोधन कब हुआ? 2017 में। संशोधन के द्वारा 2017 के बाद 15 के बाद कितने साल बढ़ाया? 4 साल। इसके अंदर जो शिक्षक नियुक्त हो गया उसका वेतन क्या होगा, उसकी जो शर्तें क्या होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस कौन तय करेगा? समुचित सरकार। तो समुचित सरकार किस रीति से तय करेगा उसकी बात हम यहां करेंगे। शिक्षक के वेतन व शर्तें। ठीक है, आसान है ना ये धारा 38। इस धारा 38 को पढ़ने के लिए आपको पूरा एक्ट आना चाहिए। पूरा एक्ट एकदम टिप्स से होगा तो धारा 38 टिप्स से हो जाएगी, और धारा 38 यदि आपके टिप्स से होगी तो नियम आपके टिप्स से हो जाएंगे, और ये एकदम ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। फिर धारा 24 में हम पहुंचे थे। धारा 24 में क्या था? शिक्षकों के कर्तव्य तथा उनकी शिकायतों को दूर करना। विभिन्न प्रकार के कर्तव्य लिखने के बाद में लास्ट में एक लाइन लिखी कि राज्य सरकार द्वारा बताए गए अन्य सभी कर्तव्य शिक्षक पूरे करेंगे। तो राज्य सरकार कौन कौन से कर्तव्य बताएगा? राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के निर्धारित अन्य कर्तव्य या समुचित सरकार के, और ये शिक्षक के अतिरिक्त कर्तव्य वो कहाँ निर्धारित करेगा? रूल्स में। इसी में अंत में लिखा था कि शिक्षकों की शिकायत का निवारण राज्य सरकार एक उचित विधि के द्वारा करेगा। तो शिकायत का निवारण जो है उसके लिए भी अलग से एक विधि बनाएगा, एक प्रोसीजर बनाएगा। वो किसके तहत? रूल्स के तहत। 24 हो गया। 25 में छात्र शिक्षक अनुपात होगा। छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखना जरूरी है। उसके लिए किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में टीचर को नहीं लगाना है। धारा 26 में रिक्तियों की संख्या 10% से ज्यादा नहीं होगी। धारा 27 में गैर शैक्षणिक कार्यों में नियोजन नहीं होगा, 3 प्रकार के कार्यों को छोड़कर। 3 कार्यों में पहला कौन सा था? 10 वर्षीय जनसंख्या, दूसरा आपात राहत कार्य, और तीसरा चुनाव। चुनाव किस किस के? पंचायती राज, स्थानीय, विधानसभा और लोकसभा। धारा 28 में कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकता। फिर हमने अध्याय 5 पढ़ा। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा किया जाना। उसके लिए पाठ्यक्रम कैसा होगा और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी वो निर्धारित करने के लिए एक शैक्षणिक प्राधिकारी का गठन किया जाएगा। यह गठन केंद्र सरकार करेगी। तो केंद्र के लिए कौन होगा? एनसीईआरटी, और राज्य के लिए आरएससीईआरटी। इनके द्वारा कुछ मानक बता रखे हैं। इन मानकों के अनुसार हमने बहुत से मानक उनमें पढ़े हैं। उन मानकों के जैसे संविधान के मूल्यों के अनुरूप हो, बहुत सी चीजें उसमें थी, उनके अनुरूप पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित की गई। ठीक है, 29(2). फिर धारा 30 में यह तय किया गया कि कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा जैसे ही बालक पूरी कर लेगा वैसे ही समुचित सरकार एक निर्धारित परफॉर्मे में उसको क्या प्रदान करेगा? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे धारा कौन सी आ गई? अब रूल्स बना के वो तय करेगी कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कैसा होगा। ठीक है, धारा 30 के बाद में हम पहुंचे थे धारा 31, यानी कि चैप्टर 5 कंप्लीट, चैप्टर 6 शुरू। बालकों को अधिकार अब तक मिल चुके हैं, वो अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है। संरक्षण प्रदान करने के लिए सबसे पहले धारा 31 में बालकों के अधिकारों के संरक्षण की मॉनिटरिंग की है। मॉनिटरिंग के लिए 2 प्रकार के आयोग की बात की। कौन थी? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग। ये आयोग अपने जो काम उनमें लिखे हुए हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा 3 प्रकार के काम और करेंगे। पहला काम बालकों के अधिकारों की मॉनिटरिंग करना, उनका परीक्षण करना और उनकी समीक्षा करना। दूसरा, यदि कोई परिवाद उनको मिला है, कोई कंप्लेंट उनको मिली है, तो उस कंप्लेंट की क्या करेंगे? जांच। और तीसरा काम उनको कहा है कि यदि जरूरत पड़ती है किसी अभियोजन की गति को तेज करना या कोई बालक जो पीड़ित है उसको कोई ग्रांट प्रदान करना, तो उसके लिए वो राज्य सरकार से सिफारिश करेगी।
कोई भी प्रकार की परिवाद की जांच करते हुए इन दोनों प्रकार के आयोगों को किसकी शक्ति प्राप्त होगी? सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन यदि किसी राज्य में ऐसा प्राधिकरण, ऐसा आयोग गठित नहीं है तो संबंधित समुचित सरकार उस राज्य में ऐसा प्राधिकरण का गठन कर सकेगी जो उपरोक्त कार्य करे। 31(3) के तहत जो गठन किया जाएगा, उस प्राधिकरण के गठन कैसे किया जाए, किस प्रकार का प्राधिकरण हो, उसके संबंध में राज्य सरकार या समुचित सरकार क्या बना सकती है? रूल। क्लियर है? 31 के बाद में हम आए थे धारा 32 में, शिकायतों को दूर करना। शिकायत यदि किसी को है, राज्य के पास नहीं पहुंच रहा है, तो वो कहाँ जा सकता है? अरे कहाँ जा सकता है? स्थानीय प्राधिकारी के पास। स्थानीय प्राधिकारी को यदि वो व्यक्ति शिकायत करता है तो कितने माह में पूरी करनी होगी? 3 माह में। 3 माह में यदि वो पूरी नहीं करता है तो वो अपील कर सकता है। अपील कहाँ कर सकता है? या तो राज्य संरक्षण आयोग, यदि राज्य संरक्षण आयोग नहीं है तो 31(3) के तहत गठित प्राधिकरण को। उसके बाद में हम धारा 33 और धारा 34, 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, 34 में राज्य सलाहकार परिषद, इनका कार्य परामर्श देना होगा। राष्ट्रीय केंद्र को परामर्श देगा, राज्य को परामर्श देगा, लेकिन इनके भत्तों का निर्धारण समुचित सरकार करेगी। तो धारा 33 के तहत भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार और धारा 34 के तहत राष्ट्रीय व राज्य सलाहकार परिषद के भत्तों के निर्धारण, किस तरीके से भत्ते होने चाहिए, भत्तों का निर्धारण करेंगे। धारा 23 लिख दी थी हमने, ठीक है। उसके बाद में अभी हमने पढ़े हैं कि धारा 35 के अंदर निर्देश जारी कर सकते हैं। धारा 36 में किसी भी प्रकार के अभियोजन यदि 13, 18 और 19 में किया जाए, उससे पहले पूर्वानुमति ली जाएगी और सद्भावना पूर्वक किए गए कोई भी कार्य में न्यायालय में उनके खिलाफ वाद दायर नहीं किया जा सकता। आसान है ना? हमें 8-9 घंटे लगे जिसको पढ़ने में, उसको 20 मिनट में हमने पढ़ लिया। तो सर इतना क्यों पढ़ाया फिर हमें? पहले ही 20 मिनट में पढ़ा देते, याद हो जाता क्या? एडमिशन फीस तो ले सकता है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन यदि निशुल्क प्रवेश कोई कर रहा है उससे कुछ नहीं ले सकता वो। प्रश्नता यदि कोई निजी स्कूल में तो यदि निशुल्क प्रवेश में आपका प्रवेश नहीं हो रहा तो वो तो लेगा, एडमिशन फीस तो लेगा। राज्य सरकार का दायित्व है, यदि किसी बच्चे के पास फीस नहीं है तो उसको प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाए, प्रारंभिक शिक्षा। उसके लिए उसने सरकारी स्कूल खोल रखे हैं सब जगह। वो ऐसी फीस के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसको प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोके। इसका मतलब ये नहीं है कि निजी स्कूल में जाने पर उससे फीस नहीं ली जाएगी। इसका मतलब सिर्फ डोनेशन नहीं ले सकते, किसी सूरत में नहीं ले सकते, डोनेशन नहीं ले सकते, सहायता नहीं ले, कैपिटेशन शुल्क नहीं ले सकता कोई भी विद्यालय। कैपिटेशन शुल्क लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन ले नहीं सकते। ठीक है, ओके। चलिए, अब ये आपका होमवर्क है, ये जो मैंने अभी लिखवाया है, इसके लिए नीचे एक पेज छोड़ दो खाली। कर लोगे ना इसको घर पे? आपके पास वो है ही, जो किताब है, बुक है, उसमें सारी चीज लिखी हुई है। मैं बार बार इसको बोलूंगा, लिखवाऊंगा, 15 मिनट आपके खराब होंगे। इसको घर जाके अपने आप उतार लेना। धाराएं आपको पता है कौन कौन सी आ गई? अब जिसमें एक्ट की बात करेंगे 4, 6, 9, 12, 14, 15, उसके बाद में 16 के बाद 17 में कोई बात नहीं है, फिर कहाँ है 18, 19, 20 में नहीं है, फिर 21, सॉरी 21, 22 में भूल गया था, इसमें बात ही नहीं की थी कि 21, 22 हमने खा गए। फिर से कर लेते हैं। धारा 21 के अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति थी ना, विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए बहुत से कर्तव्यों की बात की थी। उसके पीछे एक लास्ट में लिख दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्य, वो कार्य भी विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी। तो वो भी किसके तहत किया जाएगा? यहाँ पे। फिर हमने बात की थी विद्यालय विकास योजना, धारा 22 में। धारा 21 में एक संशोधन हुआ था 2012 में। 2 प्रकार के विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति सलाहकार समिति का कार्य करेगी। कौन कौन से हैं? एक अनुदानित विद्यालय, दूसरा अल्पसंख्यक विद्यालय। निजी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति बनाना अनिवार्य नहीं है।
तो विद्यालय विकास योजना किन 2 प्रकार के विद्यालयों में नहीं बनेगी? अनुदानित तथा अल्पसंख्यक विद्यालय। उसके अलावा सभी में विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। और यह विद्यालय विकास योजना कैसी होगी, इसकी रीति भी कौन तय करेगा? समुचित सरकार। तो बीच में 2 धाराएं हमने खा गए थे हम शायद, 21 और 22। ओके, कंप्लीट अब? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो अब, अनुसूची के मान व मानक। अनुसूची है, अनुसूची में है विद्यालय के मान व मानक। अच्छा, धारा 39, धारा 39 बता देता हूं। धारा 39 के अंदर इस एक्ट को लागू करने में बड़ी दिक्कतें आई थी उस समय, बड़ी दिक्कतें आई थी। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई थी कि तुम, केंद्र सरकार किसी भी प्रकार के अधिसूचनाओं के माध्यम से उन दिक्कतों को दूर कर सकता है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी चीज यदि केंद्र सरकार करेगा तो संसद में उसको रखेगा, ऐसे नहीं करेगा। और करेगा कितने साल के भीतर भीतर? 3 साल के। 3 साल के बाद मुख्य रूप से धारा 39 अप्रभावी है। 3 साल के भीतर भीतर धारा 39 के तहत केंद्र सरकार को इस अधिनियम को लागू करने के लिए जो भी कठिनाइयां आई है उनको दूर करने के लिए नियम बनाने की शक्ति धारा 39 में प्रदान की गई। तो संशोधन कब हुआ धारा 39 में? संशोधन नहीं, धारा 39 जोड़ी कब गई? 2012 में। 2012 में इसको जोड़ा गया। इसमें बोला गया केंद्र सरकार को कठिनाई दूर करने की शक्ति है और ये काम केंद्र सरकार केवल कितने वर्ष तक करेगी? 3 वर्ष तक। ऐसे नहीं है हमेशा ये कठिनाई आ गई इसको दूर करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकती। ओके, ये धारा 39 होगी। अब लिखो विद्यालय के मान और मानक। अनुसूची, विद्यालय के मान में मानक अनुसूची के अंदर जो लिखे हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो हुआ क्या है, एक चीज कंफर्म अभी मैं करूंगा। एक अधिसूचना जारी की गई थी केंद्र सरकार द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात के संदर्भ में। तो या तो एक काम करते हैं, मान और मानक को हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। इसमें कुछ ऐसी चीजें जिसमें मुझे अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ मेरा आज ही की सुबह सुबह 22 सितंबर, ये जो सितंबर 2022 वाला मिला ही मुझे आज ही। तो इस पे थोड़ा सा आज के दिन में मैं रिसर्च कर लूँगा रात भर। आपको जो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आरटी स्पेशलिस्ट है कोई। मैं तो आपको सुबह 2 घंटे पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 5 से 10 घंटे रिसर्च करनी होती है, तब जाके इतनी चीज़ें सामने आती है। और स्थिति यह है कि राजस्थान के बड़े बड़े शिक्षा अधिकारियों को ये नहीं पता कि आरटीई एक्चुअल में होता क्या है, कि इसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया गया है, कोई इतना ज़्यादा जोर ही नहीं देता है। तो अब ये मैंने सभी से बात की थी, उसके अंदर मेरे पास ये सब चीज़ आई नहीं थी कि इसमें क्या संशोधन हुआ है क्या नहीं हुआ है। कुछ मैंने सुबह सुबह जब किए तो उसके दौरान स्पेशली एक वेबसाइट पे, केंद्र सरकार की वेबसाइट पे कुछ चीज़ें मिली है, उनके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा। और अनुसूची वाला भाग जो है हम पढ़ लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले हम शुरू कर लेते हैं रूल्स। अनुसूची में कुछ नहीं है, वो मान मानक है जिनके आधार पर विद्यालय चलना चाहिए। वो मान मानक अपने रूल्स में कहीं दिक्कत नहीं करेंगे। ओके, ठीक है।